एपिसोड 29 यू लव ओनली माई बॉडी। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो। अब आगे। गुरूर एकटक विद्युत को देखने लगी। वहीं विद्युत उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, टेल मी, किस तरह मुझे बर्बाद करने वाली हो तुम? किस तरह की चालें चलोगी मुझे बर्बाद करने के लिए? तभी गुरूर ने उसके हाथ को पकड़ लिया और गुस्से से बोली, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? विद्युत उसे घूरते हुए बोला, कुछ नहीं, बस जानना चाहता हूं कि तुमने अपनी खूबसूरती से मुझसे पहले कितनों को घायल किया होगा। ये सुनते ही गुरूर की आंखें बड़ी हो गई। कभी उसने इस तरह की बातें खुद के लिए नहीं सुनी थी, क्योंकि उसका नेचर बहुत रुड था और अगर गलती से भी कोई उसके आसपास या उसके करीब कोई लड़का आता था तो वो हमेशा उससे बदतमीजी करती थी, जिस वजह से ना तो कॉलेज और ना ही स्कूल में गलती से भी कोई लड़का उसके करीब आता था और ना ही कोई उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता था। लेकिन सिर्फ जानवी और कियान ही दो ऐसे इंसान थे जिससे वो बहुत करीब रहती थी, और कियान पहले ऐसा लड़का था जिसके साथ वो फ्रेंडशिप की थी, इसलिए वो कियान से प्यार भी करने लगी थी। लेकिन आखिर में कियान ने भी उसे धोखा दिया। पर अब विद्युत की ऐसी बातें सुनकर उसने गुस्से के साथ कहा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस वैदेही की तरह नहीं हूं जो अपने पीछे लड़के घुमाती रही। उसके तीखे जवाब को सुनकर विद्युत के भाव बदल गए। वो भौहें चढ़ाते हुए बोला, जस्ट शट अप। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि वो मेरी मिस्ट्रेस नहीं है, मेरी सिर्फ इकलौती बीवी है और वो भी तुम हो। गॉट इट? गुरूर ने उसे पीछे धक्का दिया और चिढ़कर बोली, मुझे यकीन नहीं है। वो जिस तरह हमेशा तुम पर हक जताती है, मुझे लगता है कि वो तुम्हारी मिस्ट्रेस है और एक बार मैं यहां से गई तो वो जरूर तुम्हारी बीवी बन जाएगी। तभी विद्युत आगे बढ़ा और उसकी गर्दन को कसकर पकड़ते हुए बोला, इम्पॉसिबल, तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जा सकती और ना ही कभी मेरे करीब तुम्हारे अलावा कोई दूसरी लड़की आ सकती है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक। तभी विद्युत ये कहते कहते अपनी बात बीच में ही छोड़ दिया और वही गुरूर जो अपने गर्दन को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। विद्युत की आखिर की लाइन सुनते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत उसे खुद को अलग किया और खांसते हुए बोली, आम वो क्या कहा तुमने? बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुमने अभी बचपन का नाम क्यों लिया? मैं तुम्हें नहीं जानती और मेरा बचपन कैसे बीता, क्या हुआ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। विद्युत गुस्से के साथ वहां से बाहर जाते हुए बोला, मेरे सामने एक्टिंग करना बंद करो। मैं जानता हूं तुम कितनी ज्यादा चालाक हो। तुम्हारे चेहरे की इनोसेंस विद्युत वालिया को कभी पिघला नहीं सकती। ये कहते हुए वो वहां से बाहर निकल गया। वही गुरूर हैरानी के साथ विद्युत को जाते हुए देखती रह गई और उसके जाने के बाद उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, विद्युत वालिया, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे क्या समझते हो? तुम्हारी नजरों में आखिर मैं हूं क्या? मुझे जवाब चाहिए। तुम क्यों हमेशा मुझे ऐसा फील करवाते हो जैसे हम पहले भी मिल चुके हैं? हम पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, पर मुझे तुम क्यों याद नहीं आते? क्यों मेरी यादें धुंधली है? ये कहते हुए वो वही घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और उसने अपने सिर को पकड़ लिया। इस वक्त उसका सिर चकरा रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने दांत पीसते हुए खुद से कहा, मैंने बचपन से लेकर आज तक डैड से 1000 बार पूछा था कि मेरा बचपन कहाँ था और कैसे बीता, लेकिन डैड ने एक बार भी मेरे बचपन के बारे में कुछ नहीं बताया और बचपन की सारी यादें धुंधली हो चुकी है। मुझे बचपन में ये भी नहीं याद कि मेरी मॉम कैसी दिखती थी। मैं आखिर कैसे अपने बचपन के बारे में पता लगाऊं? ये कहते हुए वो वहीं जमीन पर ही बैठ गई। इधर दूसरी तरफ मुंबई में नव्या इस वक्त कमरे में टहल रही थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके जहन में रह रहकर यही सब बातें चल रही थी और तभी रूम का दरवाजा खुला। ये कहकर उसने अपनी बॉडी से उस श्रग को अलग कर दिया और अब उसे इस तरह देखकर शौर्य अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, इससे तुम्हें तकलीफ होगी। इसके जवाब में नव्या मुस्कुराते हुए बोली, जो तकलीफ तुम मुझे उस दिन देने जा रहे थे, अगर वही तकलीफ आज मैं अपनी मर्जी से खुद के ऊपर लूंगी तो मुझे नहीं लगता मुझे इतनी तकलीफ होगी। और अब देर मत करो, प्लीज मेरी बाहों में आ जाओ, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। ये कहते हुए नव्या ने अपनी बाहें फैला दी और उसे अब ऐसे देखकर शौर्य ने अपने होठों को बाइट किया और वो टेढ़ी स्माइल के साथ उसके करीब आया और उसे गार्डन से पड़कते हुए एग्रेसिवली किस करने लगा। नव्या एक पल के लिए सहम गई, लेकिन उसने दूसरे ही पल शौर्य के कंधे पर अपना हाथ रख लिया और उस किस में उसका साथ देने लगी। शौर्य और भी ज्यादा डिपली उसे किस करने लगा।
किस करते करते वो उसे सोफे की तरफ लेकर जाने लगा। तभी नव्या उससे अलग हुई और तुरंत टेबल पर रखे हुआ उनकी ग्लास को उठाते हुए शौर्य की तरह बढ़ते हुए बोली, आज मेरे जिस्म के नशे के साथ साथ तुम्हें इस नशे की भी जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर शौर्य ने वाइन ग्लास को इग्नोर करते हुए कहा, नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारे जिस्म की जरूरत है, इसके अलावा और किसी की नहीं। लेकिन तभी नव्या ने फिर से उसकी तरफ ग्लास पकड़ते हुए कहा, पर मैं चाहती हूँ आज तुम इस नशे में भी खो जाओ और फिर मुझ में डूबो। के सुनकर उसे कुछ देर तक शौर्य घूरा और फिर उसके चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। उसने वाइन ग्लास को एक ही सांस में पी गया और उसे नीचे जमीन पर फेंक दिया। ग्लास टूटने की आवाज आए और एक बार फिर से शौर्य ने नव्या को अपनी बाहों में भर लिया और वो फिर से अब नव्या को किस करने लगा। नव्या एक बार फिर उसके किस में उसका साथ देने लगी। करीब 10 मिनट की किस के बाद शौर्य उसे बेड की तरफ लेकर जाने लगा। उसने नव्या को बेड पर पटका। नव्या ने अपने हाथों को मुट्ठी में भर लिया और वो ध्यान से शौर्य को देखने लगी। शौर्य की आंखें अब लाल हो गई थी। उसकी लाल आंखों को देखकर नव्या ने अपनी आंखें बंद किया और मन में बोली, बस अब कुछ देर और उसके बाद मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। ये कहते हुए उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली। तभी शौर्य नीचे झुका और अब वो उसे और भी गहराई से किस करने लगा। नव्या उसके बालों में अपना हाथ फेरने लगी। उन दोनों के बीच वो किस काफी लंबी तक चल रही थी। लेकिन करीब 20 मिनट बाद नव्या को शौर्य से कुछ भी रिएक्शन महसूस नहीं हुआ, जिसे देखकर उसने तुरंत अपना सिर नीचे झुकाया और वो ध्यान से शौर्य को देखने लगी। शौर्य उसके गर्दन में सिर घुसा आए अपनी आंखें बंद कर चुका था। उसे देखते ही नव्या की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत शौर्य को जल्दबाजी के साथ खुद से दूर किया और उसके नाक पर अपनी उंगली रखी। सॉरी की सांसें गहरी थी, जिसे महसूस कर नव्या ने तुरंत खुद से कहा, थैंक गॉड, मुझे लगता है आज भगवान मुझ पर मेहरबान है। अब मैं फाइनली यहां से भाग सकती हूं। ये सब कहते हुए वो फटाफट क्लोजेट में गई और उसने अपने कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद वो आखिरी बार शौर्य को देखने लगी। उसे देखकर उसके जहन में कुछ पुरानी यादें आने लगी। उन यादों को याद करते हुए वो कड़वी स्माइल के साथ बोली, शौर्य, तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। सच तो ये था कि तुम्हें हमेशा से सिर्फ मेरे जिस्म से प्यार था। तुमने हमेशा मेरी बॉडी को चाहा था, इसलिए तुम मुझे डिजर्व नहीं करते और मैं उम्मीद करती हूँ एक दिन मुझे मेरा सच्चा प्यार जरूर मिलेगा, जो सिर्फ मुझे चाहेगा। और आई नो मैं बहुत कमजोर हूँ और मैं छोटी छोटी चीजों से डर जाया करती हूँ, पर मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ कि अपने डिग्निटी को मैं ऐसे बर्बाद करूँ, वो भी तुम जैसे इंसान पर। ये कहते हुए उसने शौर्य के वॉलेट से कुछ पैसे लिए और वो सीधे वहां से बाहर निकल गई। इधर दूसरी तरफ मैसूर में इस वक्त हाल में नीलेश, सुष्मिता, वैदेही मौजूद थे। तभी वहां पर विद्युत ब्लैक आउटफिट में आया। वो जाकर सोफे पर लीन होकर बैठ गया। तभी नीलेश जी ने विद्युत को देखते हुए कहा, विद्युत बेटा, कल शाम को ही पार्टी रख दी गई है और उसमें तुम्हारे कुछ चीफ गेस्ट भी शामिल होने जा रहे हैं। पर नेक्स्ट टाइम पार्टी में जो कुछ भी हुआ था मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा हो, इसलिए तुम एक बार गुरूर से जरूर बात कर लेना। इसके जवाब में विद्युत को घूरते हुए बोला, वो कभी इंटेंशनली कुछ भी नहीं करती, उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। ये सुनते ही वैदेही विद्युत को घूरने लगी। उसे पता नहीं क्यों पर कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। तो वही सुष्मिता जी, नीलेश जी को कुछ समझ नहीं आया। तभी फिर सुष्मिता जी ने कहा, आप सब फिक्र मत कीजिए, मैं गुरूर को समझा दूंगी। कल की पार्टी उसके लिए बहुत खास है, क्योंकि कल वो अपनों से मिलने वाली है। रुपए। तभी वैदेही ने गुस्से के साथ कहा, कैसे अपने? उसे तो अपनी फैमिली या फिर अपने अतीत के बारे में भी कुछ नहीं याद। मुझे नहीं लगता कि कल वो जब उनसे मिलेगी तो वो उन्हें पहचान भी पाएगी। ये सुनकर विद्युत ने शक्ति के साथ जवाब दिया, मैं चाहता हूं कल तुम उस पार्टी में शामिल ना हो। जैसे ही वैदेही ने ये सुना वैसे वो शॉक्ड हो गई और हैरानी के साथ बोली, विद्युत तुम क्या कह रहे हो? तुम बोलो, मुझे पार्टी में आने से क्यों रोक रहे हो? इसके जवाब में विद्युत ने बिना किसी भाव के कहा, प्रैक्टिकली मैं तुम्हें पार्टी में आने से नहीं रोक रहा हूं। आई थिंक बैक टू बैक पार्टी होने से तुम काफी ज्यादा टायर्ड फील कर रही होगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम रेस्ट करो। विद्युत की ये बात सुनकर वैदेही चेहरे पर स्माइल आ गई। वो अपनी जगह से उठी और विद्युत के पास जाकर प्यार से उसके बगल में बैठ गई और फिर वो विद्युत के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोली, आई नो विद्युत, तुम मेरी बहुत फिक्र करते हो और मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम मेरे बारे में इतना सोच रहे हो। और सच कहूं तो मैं भी ये शादी के लोचलोच से बहुत परेशान हो गई हूं और मैं सोच रही थी कि क्यों ना कल की पार्टी के बाद हम और तुम एक लंबे वेकेशन पर चले, जहां सिर्फ मैं और तुम हो।
ये कहते हुए वो विद्युत के और भी ज्यादा नजदीक आ गई और नीलेश जी, सुष्मिता जी अपनी नजर दूसरी तरफ करने लगे। तभी विद्युत ने वैदेही के हाथ को कसकर पकड़ा और वो भी उसके हाथ को पीछे करता। उससे पहले ही उसकी नजर स्टेयर्स पर गई, जहां दो जलती निगाहें उसे गुस्से के साथ घूर रही थी और उस शख्स को वहां देखकर विद्युत के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने वैदेही के हाथ को उसी तरह छोड़ दिया जो उसके सीने पर था। क्यों कर रहा है विद्युत ऐसा? और कौन है वो शख्स? क्यों आने दे रहा है वो वैदेही को करीब? सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 30 दर्द में किस। अब आगे विद्युत अब एक टक स्टेयर्स की तरफ घूरने लगा, जहां इस वक्त गुरूर अपनी जलती नजरों से विद्युत को देखे जा रही थी। तभी वैदेही विद्युत के और भी ज्यादा नजदीक आते हुए प्यार से बोली, विद्युत तो क्या सोचा है तुमने इसके बारे में? क्या हम वेकेशन पर चलें? क्योंकि कल की पार्टी के बाद में और भी ज्यादा बोर होने वाली हूं और अगर हम दोनों साथ में वेकेशन पर जाएंगे तो आई एम श्योर मैं तुम्हारा मूड लाइट कर दूंगी। ये कहकर वो अपनी उंगलियां अब फिर विद्युत के सीने पर गहराई से चलाने लगी। वही विद्युत की नजरें अभी भी सिर्फ गुरूर पर टिकी हुई थी और गुरूर भी विद्युत को घूरे जा रही थी। वैदेही उसका कुछ भी जवाब ना देते देख फिर से बोली, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? हम वेकेशन पर चलते हैं। तभी वैदेही ने नोटिस किया कि विद्युत उसकी तरफ नहीं देख रहा था और फिर उसने विद्युत के नजरों का पीछा किया और जैसे ही उसने स्टेयर्स की तरफ मुड़ी गुरूर पर उसकी नजरों को पाया। वैदेही गुस्से से भड़क गई और तुरंत बोली, विद्युत मैं यहाँ कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम हो कि मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान भी नहीं दे रहे हो। तभी नीलेश जी और सुष्मिता जी अपनी जगह से उठे और सुष्मिता जी ने हिचकिचाते हुए कहा, डिनर का वक्त हो गया है, मैं डिनर लगाने जा रही हूँ। ये कहकर वो वहां से चली गई। तो वही नीलेश जी भी सीधे डाइनिंग एरिया तरफ चले गए। इधर वैदेही अभी भी एक टक गुस्से के साथ विद्युत को देख रही थी। तभी उसने गुरूर को देखते हुए कहा, विद्युत मेरी बातों का जवाब दो। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं जो तुमसे बोले जा रही हूं। तभी गुरूर नीचे की तरफ आए और उसे करीब आता देख विद्युत ने वैदेही के हाथ को खुद से दूर झटक दिया। ये देखकर वैदेही की आंखें बड़ी हो गई और वो भी कुछ कहती उससे पहले ही विद्युत गुरूर की तरफ जाने लगा। तो वही गुरूर ने विद्युत और वैदेही को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे वो दोनों है ही नहीं और वो सीधे डाइनिंग एरिया तरफ जाने लगी। लेकिन तभी विद्युत ने उसके हाथ को पकड़ लिया। गुरूर के कदम रुक गए और उसने गुस्से के साथ कहा, छोड़ो मेरा हाथ। तभी विद्युत ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहती? ये सुनकर गुरूर उसकी तरफ देखने लगी और गुस्से के साथ बोली, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस के सामने तुम्हारी इंसल्ट करूं? फिर से उसके मुंह से मिस्ट्रेस नाम सुनकर वैदेही दांत पीसते हुए बोली, विद्युत तुम इस लड़की को समझा दो वरना मैं इसका मर्डर कर दूंगी। ये सुनकर गुरूर ने कहा, तुम मुझे हाथ लगा कर दिखाओ, मारना तो दूर की बात है। ये सुनकर वैदेही जैसे ही गुस्से से आगे गुरूर की तरफ बढ़ती उससे पहले ही विद्युत ने सख्त आवाज में कहा, गुस्सा क्यों हो तुम? ये सुनकर गुरूर ने चिढ़कर कहा, मैं भला क्यों गुस्सा होंगी और मेरा मूड हमेशा ऐसा ही रहता है। तुम्हें मेरे इमोशंस की कितनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। तुम्हें तो इस वैदेही को सबके सामने अपनी गोद में बिठा लेना चाहिए था और तुम्हें उसी के साथ रहना चाहिए। मुझे छोड़ो, मुझे भूख लगी है, मुझे डिनर करना है। ये कहकर उसने विद्युत के हाथ को झटक दिया और सीधे वो डाइनिंग एरिया तरफ बढ़ गई। वहीं विद्युत उसे जाते हुए कुछ पल तक देखता रहा और उसके चेहरे पर फिर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई। वही वैदेही तुरंत विद्युत को बाजू को पकड़ते हुए बोली, विद्युत मुझे समझ नहीं आ रहा तुम आखिर उस लड़की को कुछ कहते क्यों नहीं हो? वो किस तरह तुमसे रूड रहती है और बदतमीजी करती रहती है। तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम तो कभी अपने डिसरिस्पेक्ट तो बर्दाश्त नहीं करते। इनफैक्ट अगर मैं भी कभी तुमसे गुस्से में बात करती हूं तो तुम मुझ पर भी चिल्ला देते हो, फिर उसे लड़की को तुम एक शब्द का क्यों नहीं रहे हो? आखिर तुम इस तरह क्यों कर रहे हो उसके साथ? विद्युत मुझे आज जवाब चाहिए। विद्युत ने उसके हाथों को अपने बाजुओं पर देखा और दूसरे पल उसने उसके हाथ को दूर झटका और सर्द आवाज में बोला, मुझसे करीब होने की कोशिश मत करो। मैंने तुमसे ऑलरेडी क्लियर कह दिया था कि अब मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पास मेरी बीवी है। इसलिए हमारे बीच पास्ट में जो कुछ भी था उसे भूलकर मूव ऑन करो, क्योंकि मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। ये कहते हुए वो वहां से सीधे स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया और वही वैदेही उसकी ये बात सुनती रह गई। दूसरी पल उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और उसने रोते हुए कहा, नहीं विद्युत तुम ऐसा नहीं कह सकते। तुम सिर्फ मेरे हो। तुमने बचपन में मुझसे कहा था कि तुम हमेशा मेरे बनकर रहोगे और अब तुम इस गुरूर से मिलने के बाद ऐसे बदल नहीं सकते। मैं तुम्हें इसका कभी नहीं होने दूंगी।
विद्युत आई प्रॉमिस तुम हमेशा से सिर्फ हो वैदेही के रहोगे। ये कहते हुए उसने अपने आंसुओं को साफ किया और वो सीधे गुस्से के साथ डाइनिंग एरिया तरफ बढ़ गई। वहां ऑलरेडी गुरूर अपनी चेयर पर बैठी हुई डिनर कर रही थी। वैदेही जाकर सीधे उसके साइड वाले चेयर पर बैठ गई। गुरूर ने वैदेही पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो अपना डिनर करने लगी। तभी नौकर ने वैदेही के बोल में गरम गरम सूप दिया, तो वैदेही ने उसे हल्के से टच किया, तो उसके मुंह से हल्की सी सिसक निकल गई और फिर उसकी नज़र गुरूर पर गई। उसे गर्म सूप को देखकर और फिर गुरूर को देखकर वैदेही के दिमाग में कुछ आया और वो शातिर मुस्कुराहट के साथ बोली, बहुत अकड़ है ना तुम में, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। ये कहते हुए उसने अचानक से उस बोल को गुरूर की तरफ पलट दिया और दूसरे ही पल गुरूर के हाथ पर वो गरम गरम सूप गिर गया। गुरूर कराह उठी और तुरंत अपनी जगह से उठी और बोली, अहे, मेरा हाथ जल रहा है। वहीं सुष्मिता जी और नीलेश जी भी तुरंत गुरूर को देखने लगे। वहीं वैदेही जल्दबाजी के साथ अपनी जगह से उठते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, ये मुझसे गलती से हो गया। ये सूप बहुत ज्यादा गर्म था, मैं स्पून लेने की कोशिश कर रही थी, पर ये मुझसे छूट गया। आई एम सो सॉरी। गुरूर तुम मुझे अपना हाथ दिखाओ। ये कहकर वो गुरूर का हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी गुरूर ने गुस्से के साथ उसके हाथ को झटका और चिल्लाते हुए बोली, सब पता है मुझे तुमने ये गलती से किया है या जानबूझकर किया है, मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए तुमने जानबूझकर मेरा हाथ जलाया है। ये कहकर वो तुरंत अपने हाथों पर फूंक मारने लगी। उसका हाथ लाल हो गया था। तो वही सुष्मिता जी तुरंत उसके हाथ पर बर्फ रगड़ते हुए बोली, गुरूर बेटा शांत हो जाओ तुम, ये ठीक हो जाएगा। तभी वैदेही ने मासूमियत के साथ कहा, गुरूर मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे पति को तुमसे छीनने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं इतनी भी गिरी हुई लड़की नहीं हूं कि मैं तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें करूं। ये सुनकर गुरूर ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे अच्छे से पता है तुम किस हद तक गिरी हुई लड़की हो और तुम इससे भी गिरी हुई हरकतें कर सकती हो, इसलिए मेरे सामने ये मासूम बनने का ढोंग बंद करो, क्योंकि मैं विद्युत नहीं हूं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊं। और तुम फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारे और विद्युत के करीब आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे उसके करीब आओ या जाकर उसके साथ सो जाओ, आई रियली डोंट केयर। लेकिन तभी एक गुस्से भरी आवाज आई, जस्ट शट अप। अब अगर तुमने ऐसी बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। उस आवाज को सुनते ही सभी तुरंत गेट की तरफ देखने लगे। इस वक्त विद्युत अपने तेज कदमों के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। विद्युत को देखे ही वैदेही की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। वो तुरंत विद्युत के पास जाते हुए बोली, विद्युत तुम देख रहे हो ना ये कैसे बात कर रही है मुझसे, इसे हमारे दोस्ती के रिश्ते पर शक है। ये सबके सामने ऐसे जताना चाहती है कि हम दोस्त से भी बहुत ज्यादा है। विद्युत तुम्हारी बीवी ने आज बहुत गलत बोला है, इसने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई है और मुझे ये पसंद नहीं आया। ये कहकर वो आंसू बहाने लगी। वही उसके आंसुओं को देखकर गुरूर अब पीसते हुए बोली, तुम कितना ड्रामा करती हो, क्या तुम थकती नहीं हो ये झूठा ड्रामा करते हुए। तभी विद्युत कड़क आवाज में बोला, चुपचाप रूम में जाओ। ये सुनते ही गुरूर की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी के साथ बोली, विद्युत क्या तुम्हें मेरी गलती नजर आ रही है क्या? तुम्हें मेरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा है? इसने जानबूझकर मेरे हाथ पैर गरम सूप डाल दिया, मेरा हाथ जल रहा है। विद्युत ने एक नज़र उसके लाल हाथों को देखा और फिर वापस कड़क आवाज में बोला, आई सेड रूम में जाओ। ये सुनते ही गुरूर बुरी तरह गुस्से से कांपने लगी और उसने गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहा, आई एम सॉरी। मैं भी किसे कह रही थी? उस इंसान से जिसे सिर्फ इस विरासत को पाने के लिए मुझसे शादी की, जिस इंसान की नज़रों में मेरी कोई कदर नहीं है। पर तुम फिक्र मत करो, अब आइंदा से कभी मैं इस वैदेही की गलती को तुम्हारे सामने नहीं बताऊंगी, पर इसकी गलती की सजा मैं खुद दूंगी। ये सुनकर वैदेही को कुछ समझ नहीं आया और वो गुरूर को देखने लगी, लेकिन तभी गुरूर ने बोल में रखे गरम सूप को अपने हाथ में उठा लिया। ये देखकर वहां मौजूद सभी हैरान हो गए और वैदेही अभी कुछ रिएक्ट करती, उससे पहले ही गुरूर ने उस गर्म सूप से भरे पूरे बोल को वैदेही के चेहरे के ऊपर फेंक दिया। आह! वैदेही की जोरदार चीख उस पूरे डाइनिंग एरिया में गूंज उठी और ये देखकर वहां मौजूद नौकर के साथ साथ सुष्मिता जी और नीलेश जी भी दंग हो गए। और वही गुरूर ये सब करके गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए बोली, अब मुझे सुकून मिला, क्योंकि तुम्हें भी तो एहसास हो जो कुछ देर पहले मैंने एहसास किया था। ये कहकर वो विद्युत की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, जाओ जाकर संभालो अपने मिस्ट्रेस को, क्योंकि इस वक्त उसे तुम्हारी बहुत जरूरत होगी। मैं खुद को संभालने के लिए काफी हूँ।
ये कहकर उसने विद्युत के कंधे को अपने कंधे से धक्का दिया और वो सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। और वही वैदेही जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोते हुए बोली, प्लीज कोई मेरी हेल्प करो। मेरा चेहरा जल रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी आंखें बहुत बुरी तरह चल रही है, प्लीज कोई पानी लेकर आओ। तभी सुष्मिता जी ने तुरंत नौकरों से पानी लाने का इशारा किया। नौकर जल्दबाजी के साथ उसके पास आए और वैसे ही उसके चेहरे पर पानी डालने लगे। तभी वैदेही ने रोते हुए कहा, विद्युत प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे हाथ को पकड़ो, मेरा हाथ के साथ साथ मेरा चेहरा भी बहुत जल रहा है। गुरूर को मुझसे इतनी नफरत होगी मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझे तकलीफ हो रही है। ये कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। वाकई गरम सूप उसके चेहरे पर पड़ा था, जिस वजह से उसके चेहरे की चमड़ी भी आधी आधी निकलने लगी थी। और ये देखकर सुष्मिता जी ने कहा, मुझे लगता है डॉक्टर को बुलाना होगा। नीलेश ने भी अपना सिर हिला दिया और सुष्मिता जी तुरंत डॉक्टर को कॉल करने चली गई। वहीं विद्युत अभी भी खड़ा एकटक वैदेही घूर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे और वैसे ही लगातार उसके नाम लेकर बुलाए जा रही थी। कुछ देर तक उसे देखते रहने के बाद विद्युत ने गहरी सांस लिया और उसने वैदेही के हाथ को पकड़ लिया। इधर गुरूर जो स्टेयर्स से अपने कमरे की तरफ जा रही थी, उसने जब विद्युत के हाथ में वैदेही के हाथ को देखा तो उसके चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल आ गई और वो उनसे मुंह फेरते हुए सीधे अंदर कमरे में चली आई। कमरे में आते ही गुरूर कर सोफे पर बैठ गई और गुस्से के साथ बोली, इन सबको क्या लगता है ये सब मुझे यहाँ जिंदगी भर के लिए रखेंगे? पर अब बहुत हो गया, मैं यहाँ इनका ड्रामा खेलने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। चलते चलते मैं अपना काम करूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी, क्योंकि आज उस वैदेही ने मेरे साथ जो किया है उसके लिए मैं उसे माफ नहीं करने वाली। मैंने उससे पहले ही कहा था कि वो मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश ना करे, क्योंकि अगर वो एक करेगी तो मैं उसका 10 करूंगी, जैसे जिसे वो झेल नहीं पाएगी। पर उसने मेरी बातों को बहुत हल्के में ले लिया, अब उसे उसका विद्युत संभालेगा। कहते हुए उसने गुस्से के साथ अपने हाथ को देखा, उसका गोरा सा हाथ लाल पड़ा हुआ था। उसने अपने हाथ पर फूंक मारा, फूंक मारते मारते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और उसने सिसकते हुए कहा, इट्स हर्टिंग मम्मा। ये कहते हुए वो लगातार फूंक मारते हुए सुबक सुबक कर रोने लगी थी। उसकी उम्र अभी सिर्फ 19 साल की ही थी और इस उम्र में जिस तरह उसके साथ चीजें हो रही थी, उस वजह से वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी और जब उसे दर्द होता था तब उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू निकलते थे और फिजिकली दर्द में वो बहुत ज्यादा रोती थी। वो अपने हाथ पर लगातार फूंक मार के सिसक रही थी, पर तभी किसी ने उसके हाथ को अपने हाथों में लिया और उस पर आइस पैक लगाने लगा। ये देखते ही गुरूर ने तुरंत अपनी नजर उठाए और उसकी नजरें विद्युत की नजरों से मिली। विद्युत को अपने पास देखकर गुरूर ने दूसरे पल अपने हाथ पीछे खींचने चाहा, लेकिन विद्युत उसके हाथ को कसकर पकड़ा और उसके आंसुओं को अपने दूसरे हाथ से साफ करते हुए बोला, क्या तुम रोती भी हो? ये सुनते ही गुरूर ने तुरंत एरोगेंट आवाज में कहा, क्यों, क्या मैं तुम्हारी तरह जानवर हूं जो रोऊंगी नहीं? उसकी ये बात सुनकर विद्युत ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, अब तुम कोई बात नहीं करोगी? लेकिन तभी गुरूर ने गुस्से से अपना हाथ खींचते हुए कहा, तुम्हें इस वक्त अपनी मिस्ट्रेस के पास होना चाहिए। मेरा तो सिर्फ थोड़ा सा हाथ जला है, लेकिन उसका मैंने पूरा चेहरा चलाया है, तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये कहकर वो अपने हाथों से अपने जले पर आइस पैक लगाने लगी। लेकिन तभी विद्युत ने फिर से उसके हाथ को पकड़ा और अब उसे देखकर सर्द आवाज में बोला, हर एक बात में जिद नहीं किया जाता। मुझे पसंद नहीं जब तुम उसे मेरे साथ कनेक्ट करने की कोशिश करती हो। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है, शी इज ओनली माई फ्रेंड, पर फिर भी तुम ऐसी अबूसिव लैंग्वेज यूज करती हो। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। तभी गुरूर ने जोर जोर से विद्युत के सीने पर मारते हुए कहा, आई हेट यू, आई रियली हेट यू, आई रियली हेट यू। तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम दुनिया के सबसे बुरे हस्बैंड हो, आई रियली हेट यू। मैं भाग जाऊंगी तुम्हारे पास से, तुम बस देखते रहना। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी विद्युत ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसके लगातार चल रहे होठों को अपने होठों में लेते हुए उसकी आवाज को शांत कर दिया और गुरूर की आंखें एकदम से बंद हो गई। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 31, जिद्दी गुरूर नाइटमेयर। अब आगे। विद्युत ने उसे गर्दन से पकड़ा और उसे किस करने लगा। वही गुरूर की आंखें बंद हो गई। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों की कोने से आंसू निकल आए और वो करीब 10 सेकंड तक उसी तरह बिल्कुल खामोश रही और फिर उसने अपनी आंखें खोली। वो विद्युत की आंखों में देखने लगी। विद्युत उसे पैशनेट होकर किस कर रहा था।
उसे कुछ पल तक देखने के बाद गुरूर ने विद्युत को खुद से दूर धक्का दे दिया और अपनी जगह से उठते हुए बोली, डोंट टच मी। ये कहकर वो वहां से सीधे वॉशरूम की तरफ चली गई। वही विद्युत अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? ये ऐसा क्यों दिखाती है कि इसे इस दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है, जबकि इसकी सच्चाई मैं जानता हूं। ये कहते हुए उसने एक नज़र वॉशरूम की तरफ देखा और फिर वहां से सीधे बाहर की तरफ चला गया। इधर वैदेही के कमरे में डॉक्टर मौजूद थे और डॉक्टर इस वक्त वैदेही के चेहरे का इलाज कर रहे थे। वैदेही दर्द से कराह रही थी। वहां सुष्मिता जी के साथ मेड मौजूद थी। सुष्मिता जी वैदेही की हालत देखते हुए बोली, वैदेही बेटा, आगे से तुम प्लीज गुरूर के साथ उलझने की कोशिश मत करना। गुरूर बहुत जिद्दी है और वो किसी जिद्दी बच्चे की तरह हमला करने की कोशिश करती है। तुम तो जानती हो वो तुमसे बहुत छोटी भी है, इसलिए प्लीज आइंदा से उससे लड़ाई मत करना, वरना वो इसी तरह तुम्हारी हालत करेगी। तभी वैदेही दर्द से कराहते हुए गुस्से से बोली, आप यहाँ मेरे जले पर नमक छिड़कने आए हैं या मुझे संभालने आए हैं? ये सुनते ही सुष्मिता जी ने तुरंत हड़बड़ी के साथ कहा, नहीं नहीं बेटा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो तुम्हें बस तुम्हारे अच्छे के लिए ही तुम्हें बता रही थी कि दोबारा उस गुरूर से कोई लड़ाई मत करना। ये कहकर वो फिर वहां से सीधे से बाहर चली गई। इधर डॉक्टर ने वैदेही के चेहरे को चेक किया और उसे ऑइंटमेंट दिया। ऑइंटमेंट देने के बाद वो भी वहां से बाहर चले गए। इधर वैदेही अब मिरर के सामने आए और वो खुद के चेहरे को देखने लगी। उसके चेहरे पर इस वक्त ऑइंटमेंट लगा हुआ था और उसका आधा चेहरा जल चुका था, जिससे वो खुद के चेहरे को देखकर ही गुस्से से बोली, मुझे आज अपने ही चेहरे को देखकर डर लग रहा है। इस गुरूर ने मेरे साथ आज बहुत गलत किया है, इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब अभी तक मैंने सोचा था कि मैं इसे सिर्फ विद्युत की जिंदगी से बाहर करूंगी और विद्युत की लाइफ में आऊंगी, लेकिन अब इसकी हरकतें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इसे मुझे पूरी दुनिया से ही गायब करना होगा, तब जाकर मुझे असली सुकून मिलेगा। ये कहकर उसने धीरे से अपने चेहरे को टच किया, पर उसके मुंह से आह निकल गई और अब उसने दांत पीसते हुए कहा, मेरे चेहरे को जलाने की कोशिश की थी ना तुमने गुरूर? आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे पूरे शरीर को आग लगा दूंगी। ये कहते हुए वैदेही की आंखों में नफरत बेइंतहा झलक रही थी और उसने गुस्से के साथ एक झटके में उस शीशे को तोड़ दिया और वो शीशा पूरा चकनाचूर हो गया। वो शीशे के टुकड़े में अपने चेहरे को देखते हुए नफरत से बोली, जिस तरह आज ये शीशा टुकड़ों में बटा हुआ है, इसी तरह एक दिन तुम्हारी जिंदगी भी टुकड़ों में बटेगी, जिसे कोई भी जोड़ने वाला नहीं रहेगा। ये कहते हुए वो अब शैतान की तरह जोर से हंसने लगी। इधर दूसरी तरफ रजनीश के पैलेस में रजनीश इस वक्त सोफे पर बैठे हुए थे और वो बार बार किसी के पास कॉल डायल कर रहे थे, पर उस इंसान का कॉल लग नहीं रहा था, जिस वजह से रजनीश के चेहरे पर गुस्सा था। तभी उनके सामने बैठा विनय रजनीश को देखते हुए बोला, मुझे लगता है कि अब मुझे मुंबई वापस चले जाना चाहिए। ये सुनते ही रजनीश गुस्से से विनय को देखते हुए बोला, क्या मैंने तुम्हें इजाजत दिया यहां से जाने की? इसके जवाब में विनय ने कहा, लेकिन मैं कब तक यही रहूंगा? आपको पता है कि गुरूर अब विद्युत वालिया की बीवी बन चुकी है और वो शेखावत खानदान की बहू है। मुझे नहीं लगता कि वो हमें अब आसानी से मिलने वाली है और मुझे एक बार फिर से अपनी कंपनी की शुरुआत करनी होगी, क्योंकि विद्युत की वजह से पहले ही वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है, इसलिए मुझे फिर से मेहनत करनी होगी। मैं यहाँ अब जाना चाहता हूँ। ये सुनते ही रजनीश ने दांत पीसते हुए कहा, चले जाओ यहाँ से, किसी को यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। अब मुझे जो करना होगा मैं अकेले ही करूँगा, क्योंकि इस मैसूर पर अकेले में राज करना चाहता हूँ, इसलिए अब मुझे ही इस पर हुकूमत के लिए कदम उठाना होगा। ये सुनकर विनय ने गहरी सांस लिया और फिर वो बिना कुछ कहे वहां से कमरे की तरफ बढ़ गए। कुछ ही देर में विनय नितिन के साथ सीधे मुंबई के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद रजनीश ने गुस्से से दांत पीसते हुए फोन को जमीन पर पटका और बोला, ये वैदेही आखिर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? कल पार्टी है और अगर पार्टी में इसने वो काम नहीं किया जो मैंने दिया है, तो फिर ये बड़ा मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा। मेरे पास इकलौती यही एक लड़की बची है जिससे मैं काम करवा सकता हूँ, लेकिन शायद ये भी उस विद्युत वालिया के प्यार में आंधी हो चुकी है। वो अभी ये कह रहा था कि तभी वो फोन जो जमीन पर गिरा हुआ था रिंग करने लगा। उसने गुस्से के साथ फोन उठाया और उसे पिक करते हुए बोला, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम्हें पता भी है यहाँ मैं कितना परेशान हूँ तुम्हारे लिए। उधर से वैदेही की दर्द भरी आवाज आए, उस गुरु ने मेरे चेहरे पर गर्म सूप फेंक दिया। इस वक्त मुझे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा है। मैं बहुत दर्द में हूं, इसलिए मेरे पास बार बार कॉल करके डिस्टर्ब मत करो। तभी उधर से रजनीश ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो?
क्या अब तुम उस छोटी बच्ची से डरने लगी और वो तुम्हारे साथ ऐसे कांड कर रही है? ये सुनते ही वैदेही ने दांत पीसते हुए कहा, मैं उस लड़की से नहीं डरती, लेकिन वो गुरूर ज्यादा ही चालाक है और उसकी चालाकी को मुझे खत्म करनी होगी। तभी फिर रजनीश ने कहा, कल के बारे में क्या सोचा है तुमने? तुम्हें पता है कल उन वालिया ने पार्टी रखी हुई है और कल उनके बहुत खास मेहमान आने वाले हैं, और सबसे जरूरी बात, उस गुरूर की फैमिली आने वाली है, वो फैमिली जो उसकी असली फैमिली है। तुमने उसके बारे में इसको सोचा है? ये सुनकर उधर से वैदेही की कुछ देर बाद आवाज आई, मुझे अच्छे से पता है कल मुझे उनके सामने क्या करना है, और आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द इस घर को छोड़कर भागेगी। ये सुनकर रजनीश के चेहरे पर एक साथ शातिर मुस्कुराहट आ गई। इधर दूसरी तरफ रात के करीब 2 बजे रूम का दरवाजा खुला और विद्युत अंदर की तरफ आया। उसकी नजर सीधे सोफे पर गई, जहां पर इस वक्त गुरूर आधी सोफे पर बैठकर ही सो चुकी थी। उसे इस तरह सोते देख विद्युत ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर बोला, ये लड़की वाकई बहुत जिद्दी है। ये कहते हुए वो सीधे उसकी तरह बढ़ा। गुरूर जो काफी गहरी नींद में सो रही थी। विद्युत नीचे झुका और गुरूर को अपनी गोद में उठा लिया। उसकी गोद में आते ही गुरूर उससे और भी ज्यादा लिपट गई। सोते वक्त वो काफी ज्यादा मासूम लग रही थी, जिसे विद्युत ध्यान से देख रहा था। उसने गुरूर को बेड पर सुलाया और उसके करीब बैठ गया। उसने उसके हाथ को पकड़ा और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। गुरूर के चेहरे पर सोते वक्त भी एक अलग ही टेंशन दिख रही थी और वो लगातार अपने होठों को काट रही थी। ये देखकर विद्युत के एक्सप्रेशन सर्द हो गए और वो धीरे से उसके करीब झुका और बोला, आर यू ओके? हे व्हाट हैपेंड, क्या तुम ठीक हो? लेकिन गुरूर शायद कोई बुरा सपना देख रही थी, जिस वजह से उसके चेहरे पर पसीने आने लगे और वो तुरंत अपना चेहरा इधर से उधर घुमाते हुए सपने में बोली, नो प्लीज प्लीज दूर हो जाओ मुझसे, मेरे करीब मत आओ, मुझे छोड़ दो, तुम सब बुरे हो, प्लीज मेरे कपड़े मत उतारो, प्लीज छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। विद्युत ने जैसे ही उसके शब्दों को सुना उसके एक्सप्रेशन और भी ज्यादा डार्क हो गए। उसने दूसरे ही पल उसे अपनी बाहों में कसकर भरते हुए कहा, शश कीप क्वाइट, सब कुछ ठीक है, कोई तुम्हें छू नहीं रहा है, तुम मेरे पास हो, मेरे करीब हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वो लगातार उसके पीठ को रब कर रहा था। इस वक्त गुरूर उसकी गोद में किसी बच्चे की तरह थी। विद्युत ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और अब उसके चेहरे से पसीने को साफ करने लगा। गुरूर अब शांत हो गई थी और वो सुकून के साथ विद्युत की शर्ट को पकड़ ली और गहरी नींद में सो गई। उसे इस तरह सोते देख विद्युत ने गहरी सांस लिया और उसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए बोला, मुझे पता था कुछ तो हुआ है तुम्हारे साथ, और अब मैं बहुत नजदीक हूं सच के, बहुत जल्द तुम इस बुरे सपने से रिहा होगी। ये कहते हुए वो उसे उसी तरह बेड पर लेकर लेट गया और उसने गुरूर को अपने सीने पर सुला दिया। गुरूर उसके करीब काफी ज्यादा सुकून में सो गई। अगली सुबह शौर्य की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, लगता है तुम सबको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं रह गई, इसीलिए तुम सब ने इतनी आसानी से उस लड़की को यहां से भागने दिया है। अब अगर वो मुझे जल्द से जल्द वापस नहीं मिली तो तुम सब सोच नहीं सकते कि मैं तुम सब का क्या हाल करूंगा। इसलिए कुछ भी करो, मुझे वो लड़की मेरे कदमों में चाहिए। ये कहते हुए शौर्य अपने सामने खड़े 10 गार्ड को देखकर गुस्से से चिल्लाया। वहीं वो गार्ड्स ये सब सुनकर तुरंत अपना सिर हिलाए और हेड गार्ड आगे आते हुए बोला, बॉस आप फिक्र मत कीजिए, हम बहुत जल्द नव्या मैडम के बारे में पता लगाकर आएंगे और वो बहुत जल्द आपके सामने होंगी। तभी शौर्य अपने गन को टेबल पर रखते हुए सर्द आवाज में बोला, उसे मेरे पास वापस आना ही होगा, वरना तुम सब अपनी जान देने के लिए तैयार रहना, और अब जाओ जाकर ढूंढो उसे। ये सुनते ही वो सभी गार्ड वहां से बाहर निकल गया। इधर शौर्य ने वाइन की बोतल उठाए और वो वाइन पीने लगा। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और वो अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ ऐसे खेल खेलोगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा? तुमने बहुत बड़ी गलती की है और अब इस गलती की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। एक बार तुम मेरे कब्जे में आ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी कैद से भागने की असली सजा क्या होती है, क्योंकि अभी तक मैं बहुत प्यार से तुम्हें हैंडल कर रहा था, पर तुम जैसी लड़की प्यार के काबिल नहीं है। ये कहते हुए उसने उससे वाइन की बोतल को वहीं जमीन पर पटक दिया और कांच पूरा बिखर गया। इधर दूसरी तरफ मैसूर वालिया पैलेस में गुरूर ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली। उसे महसूस हुआ कि वो जैसे किसी पत्थर के ऊपर सो रही हो। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और उसी वक्त उसकी नजर सामने गई। सामने उसकी नजरें काली गहरी नजरों से मिली और नजरों को देखते ही गुरूर दूसरे ही पल चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास सोने की? विद्युत जो उसे हक किए सो रहा था,
उसने उसे कमर से पटकते हुए अपने और करीब किया और बोला, रात को तुम मुझे छोड़ नहीं रही थी और अभी इस तरह नखरे दिखा रही हो, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? विद्युत की ये वाली बात सुनकर गुरूर को कुछ समझ नहीं आया। वो तुरंत कसमसाते हुए बोली, वॉट यू मीन? मैं भला तुम्हें क्यों अपने करीब करूंगी? मैं तो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती, छोड़ो मुझे। तुमने मुझे गंदा कर दिया छूकर। मुझे जल्द से जल्द शॉवर लेना है। ये कहकर उसने झटके के साथ विद्युत को खुद से दूर कर दिया और बेड से उठने लगी। तभी विद्युत ने उसके हाथ को पकड़ लिया। गुरूर विद्युत को घूरने लगी और चिढ़कर बोली, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों हर वक्त मुझे छूने की कोशिश करते रहते हो? क्या वो वैदेही तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं करती? क्या तुम्हारा उससे मन नहीं भरता जो तुम हमेशा मेरे करीब आने की कोशिश करते रहते हो? तभी विद्युत ने अपनी पकड़ उसके हाथ पर कस दी। गुरूर एक पल के लिए कराह उठी और उसने गुस्से के साथ दांत पीसते हुए कहा, तुम फटीचर इंसान, छोड़ो मेरा हाथ। ये कहकर उसने विद्युत के हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया और अपने हाथों को सहलाने लगी। तभी विद्युत उसे गौर से देखते हुए बोला, तुम रात को कौन से सपने देख रही थी? सपने का जिक्र आते ही गुरूर ने ना समझी में कहा, तुम किस सपने की बात कर रहे हो? मैं घोड़े बेचकर सोती हूँ, मुझे सपने नहीं आते। ये सुनकर विद्युत हल्का से मुस्कुराया और बोला, तुम जिस तरह दुनिया वालों के सामने नजर आती हो, असलियत में तुम उस तरह नहीं हो। मुझे अच्छे से पता है तुम दिल की बहुत साफ हो, पर तुम यह बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। ये सुनकर गुरूर ने घमंड से मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम्हें अभी तक मैं दिल की गंदी लग रही थी? ऑफ कोर्स मैं दिल की बहुत अच्छी इंसान हूं, पर सिर्फ अच्छे इंसानों के लिए, और तुम मुझे अपने लिए बिल्कुल भी अच्छा मत समझना, क्योंकि तुम एक घटिया इंसान हो और तुम्हारे लिए मैं हद से ज्यादा बुरी हूं। सो बेटर होगा कि स्टे अवे फ्रॉम मी। तुम्हारी जगह उस सोफे पर है या फिर इस जमीन पर है। बेड सिर्फ गुरूर माथुर का है। बेड पर आइंदा से सोने की कोशिश मत करना फटीचर। ये कहते हुए वो सीधे वॉशरूम की तरफ चली गई। वहीं विद्युत उसकी ये सारी बात सुनकर दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी ये तीखी बातें एक दिन में जरूर बंद करवाऊंगी। गुरूर भी वॉशरूम के अंदर से चिढ़कर बोली, और ये सिर्फ तुम्हारे सपने में ही हो सकता है। फिर विद्युत ने दांत पीसते हुए कहा, ये लड़की बहुत बोलती है। वो उठकर सीधे बाहर चला गया। कुछ वक्त बाद गुरूर नीचे डाइनिंग एरिया में आई, जहां इस वक्त सुष्मिता जी और नीलेश जी के साथ वैदेही चेयर पर बैठी ब्रेकफास्ट कर रही थी। वैदेही को देखकर गुरूर के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो जाकर वैदेही के पास वाली चेयर पर बैठ गई। वैदेही ने अपने एक तरफ के चेहरे पर हाथ रखा हुआ था और वो बहुत ही धीरे धीरे ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसे देखकर गुरूर ने धीरे से कहा, बाय द वे मैं तुम्हें अभी गुड मॉर्निंग बोलना चाहती थी, पर तुम्हारे चेहरे पर इस दर्द को देखकर मुझे तुम्हें बैड मॉर्निंग बोलने का मन कर रहा है, क्योंकि ये मॉर्निंग तुम्हारे लिए अच्छा तो नहीं होगी। वैदेही ने जब उसकी ये बात सुनी तो वो खाते खाते रुक गई और दूसरे ही पल वो अपनी गुस्से से भरी लाल नजरों से गुरूर को देखने लगी और वहीं गुरूर उसे देखकर हंसने लगी और अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। सुष्मिता जी और नीलेश जी ये सब कुछ बस ऑडियंस बनकर देख रहे थे। पर तभी वहां पर एक आवाज आई, मैं वापस आ चुका हूं। आई एम श्योर आप सब ने मुझे बहुत मिस किया होगा। उस आवाज को सुनते ही नीलेश जी और सुष्मिता जी दंग रह गए और वो तुरंत गेट की तरफ देखने लगे। तो वही वैदेही के भी एक्सप्रेशन बदल गए और इधर गुरूर भी ना समझी में गेट की तरफ देखने लगी। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 32, तुम बहुत खूबसूरत हो। अब आगे। सभी की नजर गेट की तरफ चली गई और जैसे ही नीलेश और सुष्मिता ने गेट की तरफ देखा, वो दोनों हैरान हो गए और तुरंत सुष्मिता जी अपनी जगह से उठते हुए बोली, विधान तुम यहाँ। वहीं नीलेश जी ने भी तुरंत अपनी जगह से उठे और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोले, वेदांत बेटा तुम अचानक से यहाँ कैसे? ये कहते हुए वो गेट पर खड़े उससे लंबे चौड़े लड़के को देखकर मुस्कुराने लगे और वही वो लड़का जो काफी ज्यादा हैंडसम था। वो इस वक्त ब्लैक आउटफिट में था और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट थी। वो अंदर की तरफ आया और नीचे झुककर सुष्मिता जी और नीलेश जी के पर को छूते हुए बोला, मैंने आप दोनों को सरप्राइज दे दिया ना? तभी सुष्मिता जी ने तुरंत उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, विधान तुमने सच में हमें सरप्राइज दे दिया। लेकिन तुम अचानक से कैसे आए? एक बार हमें बता तो दिया होता, हम गार्ड भेज देते तुम्हें लेने के लिए। विधान सुष्मिता जी से अलग हुआ और स्माइल के साथ बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है छोटी माँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं कोई 6 साल का आपका विधान नहीं रहा जिससे आप इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करती थी। अब मैं खुद से खुद की प्रोटेक्शन कर सकता हूं और मैं अकेले ही एयरपोर्ट से यहां तक आया हूं। तभी नीलेश जी ने हल्के गुस्से में कहा, बात तुम समझ नहीं रहे हो। तुम भले ही अब बड़े हो चुके हो और अपनी जिम्मेदारियां समझते हो,
लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम कौन हो और यहाँ इस तरह बिना किसी प्रोटेक्शन और गार्ड के आना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं हो सकता। इसलिए अब अगर आइंदा से तो सिडनी से यहाँ आते हो तो हमें जरूर बताना। हम तुम्हें बिना गार्ड के कहीं नहीं जाने देंगे। ये सुनकर वेदांत ने आखिर में गहरी सांस लेते हुए कहा, ऑल राइट दादाजी, मैं आपकी बात समझ गया। अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। पर प्लीज अब मुझे डांटना बंद कीजिए। तभी सुष्मिता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। अब जल्दी से तुम अंदर आओ। तुम्हें हमारे घर की एक नई मेहमान से मिलना है। तभी वेदांत सुष्मिता जी को घूरते हुए बोला, वो मेहमान नहीं बल्कि इस खानदान की बड़ी बहू है, राइट। जैसे ही वेदांत ने ये कहा सुष्मिता और नीलेश जी हैरानी से देखने लगे और सुष्मिता जी ने कहा, इसका मतलब तुम्हें पहले से ही गुरूर के बारे में पता है। इसके जवाब में वेदांत ने गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ऑफ कोर्स मैं भले ही यहाँ नहीं रहता लेकिन मुझे यहाँ के बारे में सब कुछ पता है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशंस थे। और तभी सुष्मिता जी डाइनिंग एरिया में गुरूर की तरफ देखने लगी जो उन सबको इग्नोर करके पूरा ध्यान अपने ब्रेकफास्ट की तरफ किए हुई थी और ब्रेकफास्ट कर रही थी। लेकिन इस वक्त वैदेही के एक्सप्रेशन कुछ ठीक नहीं थे और वो गुस्से के साथ वेदांत को घूर रही थी। तभी सुष्मिता जी ने गुरूर को आवाज लगाते हुए कहा, गुरूर बेटा यहाँ आओ। मैं तुम्हें इस घर के एक सबसे खास इंसान से मिलवाना चाहती हूँ। उनकी आवाज सुनकर गुरूर अपने मुंह में भरी सैंडविच को उतारते हुए बोली, रुको अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी यह बात सुनकर सुष्मिता जी ने लाचारी से अपना सिर ला दिया और वही वेदांत ने उन्हें रोकते हुए कहा, मैं खुद ही अपनी भाभी से मिलकर आता हूँ। ये सुनकर सुष्मिता जी ने अपना सिर लाद दिया और वेदांत स्माइल के साथ सीधे डाइनिंग एरिया तरफ बढ़ गया। इधर अभी भी पूरा गुरूर अपने ब्रेकफास्ट करने में बिजी थी। लेकिन तभी वेदांत उसके पास आया और उसके पास वाली चेयर पर बैठे हुए गौर से गुरूर को देखते हुए बोला, ब्यूटीफुल। अचानक से उस आवाज को सुनकर गुरूर खाते खाते रुक गई और तुरंत वेदांत को देखने लगी। वेदांत को देखते ही उसकी नजरें वेदांत की नजरों से मिली और कुछ सेकंड तक वो वेदांत को घूरती रही और फिर दूसरे पल उसने मुंह बनाते हुए कहा, थैंक यू, पर मुझे ये सर्टेनली कम्प्लीमेंट पसंद नहीं आया। ये कहते हुए उसने को वेदांत इग्नोर किया और वो ब्रेकफास्ट करने लगी। वेदांत ये सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, वैसे मैं आपका छोटा देवर हूं, मेरा नाम वेदांत बलिया शेखावत है। इसके जवाब में गुरूर ने बिना किसी इंटरेस्ट के कहा, मुझे इंट्रोडक्शन देने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं यहाँ बस कुछ दिनों की मेहमान हूँ, बहुत जल्द मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर वेदांत हल्के से हंसते हुए कहा, आप मजाक बहुत अच्छा करती हैं, मुझे आप में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। ये सुनकर गुरूर अब खाते खाते रुक गई और वो अपनी भाव में चढ़ाते हुए वेदांत को घूरते हुए बोले, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम वेरी सीरियस और बहुत जल्द तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा, समझे तुम, और मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे खाने दो। ये कहकर वो फिर से खाने लगी। वेदांत गुरूर को देखकर मुस्कुराया जा रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र गुरूर के साइड वाली चेयर पर बैठी वैदेही पर गई। वैदेही भी इस वक्त खामोशी के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसे देखकर वेदांत के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो वैदेही के करीब आया और उसके पीठ पर अपनी एक उंगलियां चलाते हुए गहरी आवाज में बोला, क्या तुमने मुझे मिस किया? कहते ही एक पल के लिए वैदेही कांप उठी और उसने दूसरी पल वेदांत के हाथ को पकड़ते हुए कहा, वेदांत स्टॉप इट। उसके गुस्से भरी आवाज को सुनकर गुरूर भी वैदेही ही को देखने लगी और वही वेदांत हंसते हुए कहा, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? या फिर मैंने तुमसे इतने दिनों तक बात नहीं कर पाया इसलिए तो मुझसे नाराज हो? ये सुनकर वैदेही तुरंत हड़बड़ी के साथ अपनी जगह से उठी और दांत पीसते हुए बोली, वेदांत तुम अपनी हद में रहो, तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारा ऐसा छूना पसंद नहीं है। ये कहकर वो बिना आगे कुछ भी कहे वहां से चली गई। वही वेदांत उसे जाते देख तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, पर मुझे तुम ऐसे छूना बहुत पसंद है। लेकिन वैदेही ने कुछ नहीं कहा। वही गुरूर ये सब कुछ देख रही थी। ये सब देखने के बाद उसने फिर से उन सबको इग्नोर कर दिया और ब्रेकफास्ट करने लगी। तभी फिर से वेदांत गुरूर को देखते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई इतनी खूबसूरत लड़की के साथ शादी कैसे कर सकते हैं। I mean, वो इतने ज्यादा बोरिंग और हमेशा एक्सप्रेशन लेस रहते हैं, उन्हें इतनी इंटरेस्टिंग बीवी कैसे मिल सकती है? मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। ये बात सोचकर अब ये सुनकर गुरु ने गहरी सांस लिया और वो अपने दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई और वेदांत की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, यू नो वॉट, इस घर में तुम एक पहले इंसान हो जो गुरूर माथुर को इंटरेस्टिंग लगे हो। क्योंकि यहाँ अभी तक सभी उस फटीचर से डरते आ रहे हैं, पर तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उस फटीचर से बिल्कुल नहीं डरते। लेकिन तुम मेरे टाइप के नहीं हो।
इसलिए मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकती और तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो फटीचर मुझे डिजर्व नहीं करता। मैं गुरूर माथुर हूं और गुरूर माथुर उस विद्युत वालिया की हमेशा के लिए कभी नहीं हो सकती। ये कहकर वो वहां से सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वही वेदांत ये सुनकर अपनी भाव चढ़ाते हुए मुस्कुराए और बोला, क्या बात है, इस घर में मेरे अलावा भी एक तीखी मिर्ची आ चुकी है। अब तो यहाँ और भी मजा आएगा, पर उससे पहले मुझे मेरे भाई से मिलना होगा। ये कहते हुए उसने गहरी सांस लिया और वो भी सीधे हाल में आया। वहां सुष्मिता जी इस वक्त एक नौकर से कुछ बात कर रही थी। तभी वो वेदांत को देखते हुए बोली, वेदांत बेटा, मैं नौकरों से कहकर तुम्हारा रूम साफ करवा दिया है, तुम जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भिजवाती हूँ। सुष्मिता जी की ये बात सुनकर वेदांत मुस्कुराते हुए बोला, छोटी माँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। ये कहकर उसने पीछे से सुष्मिता जी को हक कर लिया। सुष्मिता जी प्यार से उसके चेहरे को सिहालते हुए बोली, मैंने भी अपने विदु को बहुत मिस किया है, पर अब जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, तुम्हें भूख लगी होगी। ये सुनकर वेदांत ने अपना सिर नामे हिलाया और बोला, नहीं, मुझे इससे पहले अपने भाई से मिलना है। कहाँ है वो? क्योंकि ऑफिस में मैंने कॉल किया था, वो ऑफिस में नहीं थे, तो मुझे लगा शायद वो घर पर होंगे। यह सुनकर सुष्मिता जी ने कहा, नहीं, वो घर पर तो नहीं है, सुबह सुबह वो घर से चला गया था, अब मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। ये सुनकर वेदांत के एक्सप्रेशन कुछ बदले और फिर उसने कहा, ऑल राइट, मैं खुद ही पता लगा लूंगा उनके बारे में। ये कहकर वो वहां से सीधे ऊपर रूम की तरफ बढ़ गया। इधर दूसरी तरफ गुरूर अपने कमरे में आए और वो रूम में टहलते हुए खुद से बोली, मुझे आज रात की पार्टी में ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि मैं यहाँ से भागने में सक्सेस होता हूँ, क्योंकि आज यही एक आखिरी मौका है जब मैं यहाँ से भाग सकती हूँ, वरना मैं फिर से इस घर में कैद होकर रह जाऊंगी। पर मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे यहाँ से भागूं? ये कहते हुए वो अब कुछ सोचने लगी। तब अचानक से उसके जहन में वेदांत का ख्याल आया। वेदांत के बारे में सोचकर उसने खुद से कहा, मुझे ये वेदांत कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, शायद ये मेरी कुछ हेल्प कर सके। उतना सीधा है भी नहीं, इससे मुझे बहुत अजीब वाइब आई, पर अब मैं ज्यादा दिन तक रहूंगी नहीं, वरना मैं इसके बारे में जरूर पता लगाती। पर अभी मुझे मेरा काम निकलवाना है, इसलिए उससे मुझे बात करनी होगी। ये कहते हुए वो रूम से बाहर निकल गई। इधर दूसरी तरफ वैदेही के कमरे में वैदेही लगातार कमरे में टहल जा रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर घबराहट थी और वो लंबी लंबी सांस ले रही थी। तभी उसका फोन बजा, उसने जल्दी से फोन उठाया और घबराते हुए बोली, थैंक गॉड कि तुमने मुझे कॉल बैक किया, तुम्हें पता भी है वो वापस आ चुका है और उसने आते ही मुझसे बदतमीजी शुरू कर दी है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी उधर से एक लड़की की आवाज आई, तुम्हें इतना ज्यादा डरने की क्या जरूरत है, वो इंसान है, कोई शैतान नहीं जो तुम्हें खा जाएगा। ये सुनकर वैदेही ने गुस्से के साथ कहा, तान्या, तुम्हें पता है ना कि वो किस तरह का इंसान है? वो हर वक्त मेरे करीब आने की कोशिश करता रहता है और विद्युत भी कुछ भी नहीं कहता। वो मेरे साथ विद्युत के सामने बदतमीजी करता है, फिर भी विद्युत चुप रहता है, इसलिए मुझे उससे बहुत डर लगता है। और तुम ये भी जानती हो कि उसके पास मेरा एक बहुत पुराना सच है। अगर उसने गलती से भी वो सच सबके सामने ला दिया तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे और शायद विद्युत मुझे धक्के मारकर इस घर से भी बाहर निकाल दे। नहीं नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, प्लीज मुझे कुछ बताओ, मैं कैसे उस विधान से बचकर रहूं। तभी फिर तान्या की कुछ देर बाद आवाज आए, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूं और अगर तुम्हें उस विधान से बचाना है तो तुम्हें उसे अवॉइड करना होगा। अगर वो जिस रास्ते से आए तुम उस रास्ते को बदल दो। तुम्हें जितना हो सके तुम उतना उससे डिस्टेंस मेंटेन रखो। जितना तुम उससे कम बात करोगी उतना वो तुम्हें कम परेशान करेगा। और वैसे भी तुमने आज रात की पार्टी में उस गुरूर के साथ जो कुछ भी प्लानिंग की है उसे अंजाम दो, क्योंकि जैसे ही गुरूर यहाँ से गई उसके बाद ही तुम विद्युत से शादी कर लोगी और जहां एक बार तुम्हारी विद्युत से शादी हो गई उसके बाद वो विधान चाह कर भी तुम्हारा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। तब तुम उस पूरे शेखावत पैलेस की महारानी बन जाओगे। तान्या की सब बातों को सुनकर अब जाकर वैदेही के चेहरे की सारी घबराहट दूर हो गई और उसने शातिर मुस्कुराहट के साथ कहा, थैंक यू तान्या, तुम ही हो जो मुझे हमेशा इन सब मुसीबत से बाहर निकाल लेती हो और अब मैं समझ गई मुझे क्या करना है। इसके बाद वैदेही ने कॉल कट कर दिया। अब धीरे धीरे शाम हो रही थी। शाम के वक्त गार्डन में पार्टी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। चारों तरफ लाइटिंग की गई थी और वो मीडिया वालों को आलो नहीं किया गया था। वो एक तरह से एक सीक्रेट पार्टी थी जहां पर सिर्फ कुछ खास गेस्ट को ही इनवाइट किया गया था, जिसमें से मैसूर के मिनिस्टर्स और कुछ बिजनेस शब्द के लोग थे।
इससे ज्यादा वहां किसी को भी इनवाइट नहीं किया गया था और अब तक सारी तैयारी भी पूरी हो चुकी थी। नीलेश जी और सुष्मिता जी गार्डन में मौजूद आने वाले सभी गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। तभी नीलेश जी ने सुष्मिता जी को देखते हुए कहा, क्या तुमने भाभी जी से बात किया था? वो कब तक यहाँ आने वाली है? इसके जवाब में सुष्मिता जी ने कहा, वो सभी बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। तभी नीलेश जी ने कहा, जाओ जाकर गुरूर को देखो वो रेडी हुई कि नहीं, क्योंकि उसका यहाँ होना बहुत जरूरी है। ये सुनकर सुष्मिता जी ने अपना सिर हिला दिया और वो वहां से सीधे अंदर की तरफ चली गई। अंदर इस वक्त गुरूर मिरर के सामने खड़ी थी। उसने मैरून कलर की सिल्क साड़ी पहन रखी थी। उसके हाथों में चूड़े थे और उसके गले में मंगलसूत्र मौजूद था। उसकी मांग में सिंदूर था और वो इस वक्त गुस्से के साथ खुद को देख रही थी। मेकअप आर्टिस्ट ने उसे यही लुक दिया था और अब मेकअप आर्टिस्ट वहां से जा चुकी थी। गुरूर खुद को देखकर दांत पीसते हुए बोली, आखिर इन सब लोगों को क्या लगता है? वो मुझे इस तरह से किसी जोकर की तरह तैयार करेंगे तो मैं उनके बेटे को अपने हस्बैंड के तौर पर अपना लूंगी? इम्पॉसिबल। ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर सब दिखावा है। ये सब सिर्फ एक जबरदस्ती की निशानी है जिसे मैं बहुत ज्यादा अपने गले से उतार फेंकूंगी। ये कहकर उसने अपने गले में मौजूद मंगलसूत्र को अपने मुट्ठी में पकड़ा और उसे जैसे ही तोड़ने के लिए हाथ को खींचा, उससे पहले ही किसी ने उसे पीछे से कमर से पकड़ा और उसे अपने सीने से लगाते हुए सर्द आवाज में बोला, कोशिश भी मत करना इसे अपने गले से निकलने की। उस आवाज को सुनते ही गुरूर के हाथ रुक गए और दूसरे ही पल वो मिरर से विद्युत को देखकर बोली, छोड़ो मुझे इस फांसी के फंदे को अब और अपने गले में नहीं रखना। मैं इसे अभी के अभी तोड़कर फेंक दूंगी, जिससे बहुत जल्द तुम मर जाओगे और मैं विधवा होकर इस घर से जाऊंगी। ये बात सुनकर विद्युत की भौहें चढ़ गई और वो उसके गाल को खींचते हुए बोला, तुम छोटी सी जान हो पर बहुत ज्यादा परेशान रहती हो। ये सुनते ही गुरूर ने अपने बालों को सहलाते हुए गिरकर कहा, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं जो तुम हमेशा ऐसे ट्रीट करते हो। पर छोड़ो मुझे, क्यों हर वक्त मुझे परेशान रहते हो? तभी विद्युत उसे कंधे से पकड़ अपनी तरफ घुमाया और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए गहरी आवाज में बोला, यू नो वॉट, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम आज वाकई मेरी बीवी लग रही हो। ये कहते हुए वो आगे बढ़ा और उसने गुरूर के माथे पर किस कर लिया। उसके किस करते ही गुरूर की आंखें अपने आप बंद हो गई और उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। क्या आएंगे ये करीब? क्या इरादा है विधांत का? और क्या मिलेगी गुरूर अपनी फैमिली से? सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी।